जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 12वां क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, श्री अनिल कुमार के 3 एक समान मकान 31 मार्च 2016 को बनकर तैयार हुए। तीनों मकान एक समान हैं। 2 मकानों को किराए पर 1500 रुपये प्रति मकान दिया हुआ है और जो 2 मकान हैं उनको 1500 रुपये प्रति मकान किराए पर उठा दिया तथा तृतीय में श्री अनिल कुमार स्वयं रहते हैं और तीसरे मकान में अनिल कुमार जो हैं वो स्वयं निवास करते हैं। अन्य संबंधित विवरण निम्नलिखित है। मकान से संबंधित अन्य विवरण दिए गए हैं। तीनों मकानों का वार्षिक नगरपालिका मूल्यांकन 48,000 रुपये। तो 3 एक समान मकान है और तीनों मकानों का जो वार्षिक नगरपालिका मूल्यांकन है वो है 48,000 रुपये, यानी कि 16,000 रुपये एक मकान का वार्षिक मूल्यांकन है। सभी मकानों से संबंधित नगरपालिका कर 9,600। तो 9,600 रुपये जो है वो तीनों मकानों के लिए है, तो एक मकान के लिए जो है हो जाएगा 3200 रुपये। तीनों मकानों के लिए भूमि किराया भुगतान किया 2,000 रुपये। भूमि का किराया भुगतान किया गया है, तो इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं करना है। सभी मकानों का बीमा प्रीमियम 900 रुपये। बीमा प्रीमियम के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय। ऋण पर ब्याज का भुगतान किया 2400 रुपये। एक ऋण लिया हुआ है और उस ऋण पर जो है 2400 रुपये ब्याज का भुगतान किया हुआ है। संग्रह के व्यय 2,000 रुपये, इनका भी कुछ नहीं किया जाएगा। श्री अनिल कुमार ने 20,000 रुपये का ऋण किराए पर दिए गए मकानों की मरम्मत के लिए लिया था। तो ये जो ऋण पर ब्याज है 2400 रुपये, ये 2400 रुपये ब्याज चुकाया गया है ये 20,000 के ऋण पर और ये 20,000 का ऋण किराए पर दिए गए मकानों की मरम्मत के लिए लिया गया था। तो जो 2400 रुपये का ब्याज है वो दोनों मकानों में बराबर बांट दिया जाएगा। जो 2 मकान किराए पर दिए हुए हैं तो 1200 रुपये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दी जाएगी। किराए पर दिए गए मकानों में से एक मकान वर्ष में 2 माह के लिए खाली रहा। तो 2 मकान किराए पर दिए गए हैं, उनमें से एक मकान वर्ष में 2 माह के लिए खाली रहा, वैकेंट रहा और इस मकान के किराएदार से 3,000 रुपये का किराया वसूल नहीं हो सका और इस मकान के किराएदार से भी 3,000 रुपये का किराया वसूल नहीं हो सका, अनरियलाइज रेंट है। गत वर्ष में उनको 5,000 रुपये पुराने किराएदार से किराए की बकाया राशि के रूप में वसूल हुए। तो अगर किराए की बकाया राशि वसूल होती है किसी गत वर्ष में तो उस गत वर्ष में वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है और जो किराए की राशि वसूल हुई है उस किराए की राशि में से एक मानक कटौती दे दी जाती है 30% की। इस राशि की कर निर्धारण वर्ष 2001 में नए वसूल हुए किराए के रूप में कटौती प्राप्त हो गई थी। तो इस नए वसूल हुए किराए के संबंध में कटौती प्राप्त हो चुकी है। तो अब जब ये नए वसूल हुआ किराया जो बकाया राशि है वो राशि अब गत वर्ष 2019-20 में जब प्राप्त हुई है तो इसको कर योग्य कर दिया जाएगा। मकान संपत्ति से आय शीर्षक की गणना में इसको सम्मिलित कर लिया जाएगा और इसमें से जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी 30% की। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री अनिल कुमार की मकान संपत्ति से कर योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उसने स्वयं के रहने के मकान को भी 1500 रुपये प्रति माह के किराए पर 3 माह के लिए किराए से उठा दिया। तो जिस तीसरे मकान में अनिल कुमार स्वयं निवास करते थे, खुद रहते थे, उस मकान को भी उन्होंने 1500 रुपये प्रति माह के किराए पर 3 महीने के लिए गत वर्ष में किराए पर उठा दिया था। तो जब स्वयं के रहने के मकान को वर्ष के किसी भाग के लिए अगर किराए पर उठा दिया जाता है तो स्वयं के रहने के मकान की आय की गणना भी किराए पर उठाए गए मकान की जिस प्रकार से आय की गणना की जाती है उसी प्रकार स्वयं के रहने के मकान से आय की गणना की जाएगी, यानी कि इस मकान को भी किराए पर उठाया हुआ मकान ही मान लिया जाएगा। तो 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री अनिल कुमार की मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करनी है। Computation of taxable income. Computation of taxable income from house property of Mr. Anil Kumar for the assessment year 2020
21। तीन मकान है, हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड और हाउस थर्ड। दो मकान किराए पर उठाए हुए थे, तीसरे मकान में स्वयं निवास करता था, लेकिन तीसरा मकान भी जो है गत वर्ष में 3 माह के लिए किराए पर उठा दिया गया था। तो इस मकान को भी हम किराए पर उठाए गए मकान ही मानेंगे और जो है तीसरे मकान की आय की गणना भी किराए पर उठाए गए मकान के समान ही की जाएगी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो 48,000 तीनों मकानों का म्युनिसिपल वैल्यू है, तो 16,000 रुपये प्रत्येक मकान का नगरपालिका मूल्यांकन हो जाएगा। तीनों मकान एक समान है तो तीनों मकानों का मूल्य हो जाएगा 16,000 रुपये। और कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो यही जो है एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा, बीइंग एक्सपेक्टेड रेंट, इसी को एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। दूसरा है रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड। तो पहले मकान को, तीनों मकानों को वैसे तो 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए पर उठाया हुआ है। तो पहले मकान को 1500 के हिसाब से 12 महीने के लिए 18,000 रुपये किराए पर उठाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जिन दो मकानों को किराए पर उठाया गया है उन दो मकानों में से कोई एक मकान वर्ष में 2 माह के लिए खाली रहा है, तो हम तीसरे मकान को तो हम मानेंगे कि इसमें खुद रहता था और फिर 3 महीने के लिए इसको किराए पर उठा दिया गया। लेकिन ये दोनों मकान जिनको किराए पर उठाया गया था, इन दोनों मकानों में से हम किसी भी मकान को चुन सकते हैं कि कौन सा मकान जो है वर्ष में 2 महीने के लिए खाली रहा था। हमारे पास ये ऑप्शन है, दोनों में से किसी भी मकान को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से जो है दूसरा मकान जो है वर्ष में 2 माह के लिए खाली रहा है, ऐसा मानकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो जो खाली रहा है और जो मकान खाली रहा है 2 महीने के लिए, उस मकान के संबंध में 3,000 रुपये किराया भी वसूल नहीं हो पाया था। तो जो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड होता है उसमें से हम क्या घटाते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, जो किराया वसूल नहीं होता वो, एंड रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, ये भी हम जो है लेस करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में से। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें हमने देखा कि हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में केवल अनरियलाइज रेंट ही जो है एक्सक्लूड कर रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन अब एक नई चीज इस क्वेश्चन में आई है, जैसे यहाँ पर तीसरा मकान है, तो तीसरे मकान में जो करदाता है वो स्वयं निवास करता था तीसरे मकान में, और उस तीसरे मकान को वर्ष में 3 माह के लिए उसको किराए पर भी उठा दिया। तो जिस मकान में खुद निवास करता है वर्ष के किसी भाग के लिए और वर्ष के किसी दूसरे भाग के लिए उसको किराए पर उठा देता है, तो ऐसी स्थिति में जब हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड की गणना करते हैं तो उसमें से जो रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है, जितने अवधि के लिए, जितने महीनों के लिए वो खुद रहा है, उस महीने का हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड ज्ञात नहीं करते। केवल जितने दिनों के लिए उसने मकान को किराए पर उठाया है उसी अवधि के लिए हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड लिखते हैं क्वेश्चन हल करते समय। ये चीज ध्यान रखनी है। तो रेंट रिसीवेबल और रेंट रिसीव्ड, इसमें से एक तो नया वसूल हुआ किराया घटा दिया जाता है, और जिस मकान में जितनी अवधि के लिए वो स्वयं रहा है उस अवधि का किराया भी घटा दिया जाता है। उस अवधि के किराए की भी गणना हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड उस अवधि का भी हम ज्ञात नहीं करते। तो दूसरे मकान को हम मानेंगे कि दूसरा मकान जो है उसके संबंध में किराया वसूल नहीं हुआ है और दूसरा मकान जो है 3 माह के लिए खाली रहा है। बुक में आंसर दिया गया है उसके हिसाब से दूसरे मकान को जो है माना है कि 2 माह खाली रहा है, जो मकान किराए पर उठाए गए हैं।
तो दूसरे मकान के संबंध में रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड होता 18,000 रुपये, क्योंकि 1500 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया हुआ था, लेकिन 3,000 रुपये किराया वसूल नहीं हुआ, तो 15,000 रुपया रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड है अनरियलाइज रेंट घटाने के बाद। और तीसरे मकान में सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट हम नहीं लेंगे, तो केवल 3 महीनों के लिए 1500 रुपये के हिसाब से जो है रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड है 4500 रुपये। तो तीसरे मकान का रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड होगा 4500 रुपये। पूरे 12 महीने का नहीं लेंगे, जिस अवधि के लिए जो करदाता ने स्वयं निवास किया है उस अवधि का हम रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड ज्ञात नहीं करते। इन दोनों में से जो अधिक है उसको साइड कर लेंगे। Whichever is higher, A और B। ए और बी में से जो अधिक है उसको एक बार साइड कर लेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू की गणना के लिए। तो 18,000, यहाँ पर 16,000 अधिक है और तीसरे मकान के लिए 16,000 रुपये अधिक है। अब अगर मकान कुछ अवधि के लिए खाली रहा है तो उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। एडजस्टमेंट फॉर रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। तो जिस अवधि के लिए मकान खाली रहा है उस अवधि के लिए हम किराए का एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहला मकान पूरे 12 महीने के लिए किराए पर उठाया गया, दूसरे मकान को हमने माना है कि ये मकान 2 माह के लिए खाली रहा है, तो 3,000 रुपया जो है 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3,000 रुपया जो है रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड होगा। और इसको भी हमने 12 महीने किराए पर उठाया हुआ मानकर ही, मतलब ये जो है खाली नहीं रहा, किसी भी तीसरा मकान जो है वर्ष में खाली नहीं रहा है। तो वैकेंसी पीरियड के लिए एडजस्टमेंट करने के बाद में प्राप्त होगी एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉरी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 18,000, 13,000 और 16,000। लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेज। तो म्युनिसिपल टैक्सेज जो है 9,600 है तीनों मकानों के लिए। तीनों मकान समान है तो प्रत्येक मकान का म्युनिसिपल टैक्सेज होगा 3,200 रुपये। 9,600 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक मकान के लिए जो नगर पालिका कर हैं वो हो जाएंगे 3,200 रुपये। अब ये जो अमाउंट आया है ये है एनुअल वैल्यू है मकानों की। तो 18,000 में से 3,200 14,800 पहले मकान की एनुअल वैल्यू, दूसरे मकान की एनुअल वैल्यू है 9,800 और तीसरे मकान की एनुअल वैल्यू हो गई 12,800। एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% मानक कटौती दी जाती है। तो 14,800 का 30% है 4,440 रुपये। 9,800 का 30% है 2,940 रुपये और 12,800 का 30% है 3,840 रुपये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरे मकान की जो आय की गणना भी हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिससे जैसे इस मकान को किराए पर उठाया गया है, जबकि इस मकान में करदाता स्वयं निवास करता था, लेकिन वर्ष के किसी भाग के लिए जिस मकान में स्वयं निवास करता है उस मकान को अगर किराए पर उठा दिया जाता है तो फिर उस मकान की गणना भी हम इस प्रकार से करेंगे जैसे जो है मकान को किराए पर उठाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट कर देंगे। तो ये 2 मकान जिनको किराए पर उठाया गया था इनके संबंध में 20,000 रुपये का लोन लिया था और उस 20,000 रुपये के लोन के संबंध में जो ऋण पर ब्याज दिया है वो है 2,400 रुपये। तो दोनों मकानों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा 1,200 और तीसरे मकान के संबंध में किसी प्रकार का लोन नहीं लिया हुआ है।
इसको हल कर लेंगे, घटा देंगे। 14,800 पहले मकान की एनुअल वैल्यू है, जिसमें से 4,440 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली और 1,200 रुपये ब्याज की कटौती के मिले। 9,160 रुपये, 9,160 रुपये है टैक्सेबल इनकम पहले मकान की। दूसरे मकान की एनुअल वैल्यू है 9,800, उसमें से 2,940 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 1,200 रुपये ब्याज के कटौती के हैं। 5,660 रुपये दूसरे मकान से आए। और तीसरे मकान से आए, तीसरे मकान का वार्षिक मूल्य 12,800, जिसमें से 3,840 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है। तीसरे मकान से आय है 8,960 रुपये। तो इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तीसरा मकान है, तीसरे मकान का प्रयोग करदाता स्वयं के निवास के लिए करता था, लेकिन इस मकान को 3 महीने के लिए इसको किराए पर उठा दिया था। तो जब इसको 3 महीने के लिए किराए पर उठा दिया था गत वर्ष में, तो इस मकान से आय की गणना हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम किराए पर उठाए गए मकान से आय की गणना करते हैं। तो ये एक तो महत्वपूर्ण चीज़ थी इस क्वेश्चन में। दूसरी, जब मकान का वर्ष के किसी भाग के लिए स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है और वर्ष के किसी अन्य भाग के लिए उसको किराए पर उठा दिया जाता है, तो जब रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड की गणना करते हैं तो रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, जिस अवधि में उसने स्वयं के निवास हेतु मकान का प्रयोग किया था, उस अवधि का किराया जो है रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में शामिल नहीं करते। तो यहाँ पर जो है 9 महीने के लिए वो स्वयं निवास किया था करदाता ने और बाकी के 3 महीने के लिए इस मकान को किराए पर उठाया था, इसलिए हमने केवल 3 महीने का ही रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड लिया है, ना कि 12 महीने का। तो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में 2 एडजस्टमेंट होते हैं, 2 चीजें घटाई जाती है। एक तो अगर अनरियलाइज रेंट हो, मकान के संबंध में न वसूल हुआ किराया, और दूसरा जिस अवधि में करदाता ने स्वयं निवास किया है उस अवधि का किराया भी रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में से घटाया जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें इस क्वेश्चन में थी। अब लिखा है कि गत वर्ष में उनको 5,000 रुपये एक पुराने किराएदार से किराए की बकाया राशि के रूप में प्राप्त हुए। तो हमने बात की थी कि अगर बकाया किराए की राशि गत वर्ष में प्राप्त हो जाती है तो मकान संपत्ति की आय मानी जाती है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत उसको जो है शामिल किया जाता है। तो इसी के नीचे ही कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन जगह की कमी कारण हम इधर साइड में कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम, या ऐसे लिख दें, एरियर ऑफ रेंट रिकवर्ड, एरियर ऑफ रेंट 5,000 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। तो इसका 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी और 3500 जो है वो होगी टैक्सेबल इनकम। तो अब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी 9,160 प्लस 5,660 प्लस 8,960 और प्लस ये 3500 जो है एरियर ऑफ रेंट के। तो टोटल कर लेंगे इनका 9,160 प्लस 5,660 प्लस 8,960 प्लस 3,500, 27,280 रुपये जो है मकान संपत्ति से आए हैं। 27,280 रुपये। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का 12वां क्वेश्चन सोल्व किया है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।